बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावज़ दुनिया के सुनने वालों को खुश आमदीद। तो आइए चलते हैं कहानी के बकिया हिस्से की जानिब। मैंने सोच के जरिए उसे एक बेहतरीन मशवरा दिया। हाँ, मुझे वक्ती तौर पर पागलपन का ढोंग रचाना चाहिए। पागल बन जाने से बहुत से मसले हल हो जाएंगे। लोगों का मुतफिका फैसला होगा कि एक पागल की शादी किसी होशमंद लड़की से नहीं हो सकती। मुझे इनकार की जरूरत पेश नहीं आएगी। शादी खुद ही रुक जाएगी। फरहाद की दूसरी शर्त भी पूरी हो जाएगी और ये भी हो सकता है कि फरहाद मुझे पागल समझकर अदालत तक ना घसीटे। वाकई ऐसे संगदिल शख्स दुश्मन के इंतकाम से बचने की यही सूरत है कि मैं पागल बन जाऊं। यह सोचते ही उसने कैका लगाते हुए अपना गिरबान चाक कर लिया और एक शराबी की तरह इधर से उधर लड़खड़ाते हुए दीवानगी का मुजाहरा करने लगा। मैं पागल हूँ, हा हा हा, तू भी पागल, मैं भी पागल, मेरा बाप भी पागल, ये सारी दुनिया पागल, हा हा हा। मैंने बज़ाहिर ताजुब का इजहार करते हुए उसके बाजू को थाम कर कहा, अरे दीना चाचा, ये तुम्हें क्या हो गया है? अगर तुम पागल हो गए हो तो मैं तुम पर मुकदमा कैसे करूंगा? न नहीं, होश में आओ, होश में आओ दीना चाचा। इसे यकीन हो गया कि उसकी तदबीर कारगर हो रही है। इसने मुझे परे धकेलते हुए कहा, मैं पागल हूँ, कुकड़ू कुड़ू, मैं मुर्गे की औलाद हूँ, कुकू कुकड़ू कुड़ू, अब मैं अंडे दूंगा। कुकड़ू बैठ गया जैसे अंडे देने का कतई फैसला कर चुका हो। मैंने फिर उसका बाजू पकड़कर कहा, अरे ये क्या करते हो? मुर्गे अंडे नहीं देते। हाँ, वो चलकर खड़ा हो गया। हा हा हा, मेरी मुर्गी अंडे देगी। कहाँ है मेरी मुर्गी? वो एक छलांग लगाकर दरवाजे की तरफ गया, फिर उसे एक झटके से खोलकर बाहर निकल गया। मैंने दरवाजे पर आकर देखा, बाहर तमाम लोग इसके फटे हुए गिरबान को देखकर इसकी तरफ मुतवज्जो हो गए थे। वो उकड़ू बैठकर कह रहा था, कहाँ है मेरी मुर्गी? कुकड़ू कू, मुर्गी मुर्गी पुकारूं मैं बिन में, मेरी मुर्गी गई किस चमन में? आए मुर्गी। वो चारों हाथ जमीन पर टेक कर इस तरह रेंगने लगा जैसे मुर्गी को तलाश कर रहा हो। जरा सी देर में इसके चारों तरफ भीड़ लग गई। कितने ही मोजिज लोग इसे पकड़ रहे थे और झंझोड़ कर पूछ रहे थे कि उसे क्या हो गया है, वह ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। जवाब में वो उल्टी सीधी हाँक रहा था। कुछ जिम्मेदार मेरी तरफ आए, एक ने मुझसे पूछा तो मैंने जवाब दिया, आप लोगों ने देखा है कि मैंने इसे अपनी जमीनों के असल कागज दिखाए थे। इसने मेरे चचा जान के साथ मिलकर मुझे और कानून को जो धोखा दिया है, इसका ठोस सबूत मेरे पास देखकर इसके दिमाग को सदमा पहुंचा है और ये अपना दिमागी तवाज़ुन खो चुका है। मुझे तो इससे जरा भी हमदर्दी नहीं है। अगर आप लोगों में से किसी को हमदर्दी है तो इसे कहीं ले जाकर बंद कर दीजिए। इसका पागलपन खतरनाक सूरत इख्तियार कर सकता है। बहरहाल आज नहीं तो कल, जब भी इसकी दिमागी हालत दुरुस्त होगी, मैं इसे अदालत में बुलाऊंगा। एक जिम्मेदार ने पटवारी की तरफ से इल्तिजा की, फरहाद, ये दुरुस्त है कि इसने तुम्हें धोखा दिया है, लेकिन कुदरत की तरफ से इसे सजा मिल रही है। बेटे, इसे माफ कर दो और सुलह सफाई से अपना हक हासिल कर लो। मैंने कहा, अगर आप सब ये चाहते हैं कि ये अदालत तक ना जाए तो मैं आपकी बात तस्लीम कर लूंगा, लेकिन अभी चंद बातों का फैसला हो जाना चाहिए। ठीक है, जो फैसला अदालत में होना चाहिए वो यहाँ हो जाएगा और अभी हो जाएगा। सब लोग मुझे यकीन दिलाने लगे कि मेरे हक में फैसला होगा। हम सब बैठक में आ गए। रहीम और एक मुलाजिम पटवारी को भी पकड़कर ले आए। अब वो मुर्ग की तरह बांग नहीं दे रहा था, लेकिन कभी सर झटक कर, कभी हाथ निचा कर जेर लब बड़बड़ाते हुए अपने पागलपन का सबूत दे रहा था। जब तमाम लोग कुर्सियों और मूढ़ों पर बैठ गए तो मैंने कहा, यह हवेली मेरी है क्योंकि ये मेरी जमीन पर है और इसे मेरे वालिद ने तमीर कराया था। क्या किसी को इतराज है? मैंने चारों तरफ देखा, किसी ने इतराज नहीं किया। पटवारी ने भी इतराफ के तौर पर बांग दी। कुकड़ू कू, मैंने उसकी तरफ उंगली उठाकर कहा, ये मुर्ग की औलाद अब इस हवेली में नहीं रहेगा। जितनी जल्दी हो सके इसे यहाँ से रुखसत कर दीजिए। इस हवेली में जो बचपन से मुलाजिम हैं वो अब भी मेरे ही मुलाजिम रहेंगे। इनमें जमीला और रहीम खास तौर पर काबिल जिक्र हैं।
اس لحاظ سے میں اپنی ملازمہ جمیلہ کی شادی ایک پاگل بوڑھے سے نہیں ہونے دوں گا۔ جمیلہ کی شادی میری مرضی سے ہوگی۔ سب چپ رہے۔ جمیلہ کے بوڑھے باپ نے اٹھ کر کہا کہ وہ پٹواری کا قرض دار ہے۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ وہ قرضہ میں اتار دوں گا۔ اس کے باپ نے خوش ہو کر کہا تو پھر جمیلہ کی شادی آپ ہی کی مرضی سے ہوگی۔ میں نے رحیم سے کہا رحیم تم یہاں سے جاؤ اور آدھے گھنٹے کے بعد غسل کر کے صاف ستھرا لباس پہن کر آؤ، جمیلہ کا نکاح تم سے پڑھایا جائے گا۔ رحیم کا منہ حیرت سے کھل گیا، وہ فرتے مسرت سے کانپ رہا تھا۔ دور سے ہی دوڑتا ہوا آیا اور میرے قدموں سے لپٹ کر کہنے لگا آپ ہمارے لیے فرشتہ بن کر آئے ہیں، میں آپ کا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ میں نے اس کے شانے کو تھپک کر کہا میں انسان ہوں، مجھے فرشتہ نہ بناؤ، چلو اٹھو، جو کہہ رہا ہوں فوراً اس پر عمل کرو۔ وہ اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ ذرا سی دیر میں یہ بات پھیل گئی کہ دولہا بدل گیا ہے، اب جمیلہ کی شادی رحیم سے ہونے والی ہے۔ پٹواری کے پاگل پن کی خبر پہلے ہی پھیل گئی تھی۔ تمام حویلی میں، کیا مردانے میں، کیا زنان خانے میں، ہر جگہ چہم گوئیاں ہو رہی تھی۔ کسی کو حیرانی تھی کہ جمیلہ کی تقدیر کیسے بدل گئی، کسی کو تجسس تھا کہ پٹواری پاگل کیسے ہو گیا۔ یہ دونوں باتیں نہ جانے وہاں کتنے دنوں تک دلچسپی کا باعث بننے والی تھی۔ جنہیں پٹواری سے ہمدردی تھی اور جنہیں میرے فیصلے پر غصہ آ رہا تھا، وہ اسی وقت حویلی چھوڑ کر چلے گئے۔ کانٹے خود ہی راستہ صاف کر گئے۔ 1 گھنٹے کے بعد جمیلہ اور رحیم کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ پھر کھانے پینے اور ہنسنے بولنے میں شام ہوگی۔ جب دعوت میں شریک ہونے والے رخصت ہو گئے تو میں برسوں کی بچھڑی ہوئی حویلی کو دیکھنے کے لیے اندرونی حصے میں چلا آیا۔ میں نے 6 برس کی عمر میں اس گھر کو چھوڑا تھا۔ ایک بوڑھی عورت نے مجھے وہ کمرہ بتایا جہاں میں نے جنم لیا تھا۔ وہاں کتنے ہی کمرے اور کتنی ہی چیزیں ایسی تھی جو ماضی کی یادیں تازہ کر دیتی تھی۔ وہ بوڑھی مائی میرے والدین کی زندگی کا ایک ایک صفحہ کھولتی جا رہی تھی۔ میں چشمے تصور میں اپنی والدہ کی محبت اور والد کی عظمت کی کتنی ہی تصویریں دیکھتا جا رہا تھا۔ پھر میں نے لان میں آیا اور وہاں چند عورتیں کھڑی تھیں۔ مجھے بتایا گیا کہ ان میں سے کچھ میری دور کی رشتہ دار ہیں، کچھ جمیلہ اور رحیم کے عزیز و اقارب ہیں۔ ان کے درمیان شادو سر جھکائے کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے یہ ندامت ہوئی کہ اس دوران میں اسے بلا بیٹھا تھا۔ مجھے پٹواری کے سامنے اس لڑکی کے مستقبل کا فیصلہ کرنا چاہیے تھا، لیکن فیصلہ کیسے ہوتا؟ وہ تو پاگل پن کا ڈھونگ رچا رہا تھا، میری کسی بات کا صحیح جواب نہ دیتا، اور اب تو وہ اس حویلی سے جا چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ کل اس شادو کے متعلق باتیں کروں گا۔ اتنے میں رحیم نے کہا حضور یہ شادو نے پٹواری کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا ہے، کہتی ہے کہ اس حویلی میں رہے گی اور آپ کی خدمت کرے گی۔ میں یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا ہوں، کل صبح چلا جاؤں گا۔ مجھے اپنی خدمت کرانے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہاں مگر یہ یہیں رہے گی۔ کہیں سے اس کے رشتے کی بات آئے تو میں اس کی شادی کرا دوں گا۔ شادو نے سر کو جھکا لیا۔ رحیم مجھے دلہن کے کمرے میں لے کر آیا۔ جمیلہ سیج پر گھونگھٹ گاڑے بیٹھی تھی۔ جب اسے بتایا گیا کہ میں آیا ہوں تو اس نے ہاتھ اٹھا کر آداب کہا۔ وہ سیج سے اتر کر میرے قدموں کو چھونا چاہتی تھی، لیکن میں نے اسے روک دیا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بزرگانہ انداز میں اسے دعائیں دی اور رحیم سے کہا کہ آج سے وہ میرا خاص ملازم ہے۔ زمینوں کی آمدنی کا حساب اور حویلی کی نگرانی اس کے ذمہ ہوگی۔ اس کے عوض دونوں میاں بیوی کو کھانے کپڑے کے علاوہ 200 روپے ماہوار ملا کریں گے۔ میں نے 2 محبت بھرے دلوں کو ملایا تھا، ان کی شادی کرائی تھی، ان کے لیے رہائش اور روزگار مہیا کر رہا تھا، اور اب میں ان کے دلوں کا حال پڑھ رہا تھا۔ وہ خوشی سے بے حال ہو رہے تھے۔ ان کے دلوں میں میرے لیے اتنی محبت تھی، اتنی عقیدت تھی کہ اگر خدا کا حکم ہوتا تو وہ مجھے سجدہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ اس وقت وہ سوچ رہے تھے کہ آج سہاگ کی پہلی رات کو وہ شکرانے کی نماز ادا کریں گے اور اپنے رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلا کر میری درازی عمر کی دعائیں مانگیں گے۔ میں وہاں سے بیٹھک میں آ گیا۔ کمرے میں لالٹین کی زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ شہر کے ہنگاموں سے دور وہاں مکمل سناٹا اور سکون تھا۔ ایسی جگہ تنوی عمل
اور خیال خوانی کی مشقوں کے لیے نہایت ہی موزوں ہوتی ہے۔ میں نے اپنے جوتے اور لباس اتار دیے، میرے جسم پر صرف ایک انڈر ویئر رہ گیا۔ اس کے بعد میں یوگا کی مشقیں کرنے لگا۔ آدھے گھنٹے بعد میں بستر پر آ کر بیٹھ گیا۔ اب مجھے پٹواری کی خبر لینی تھی۔ اس حقیقت کو تو میں ہی جانتا تھا کہ وہ پاگل نہیں ہے، لہٰذا وہ پاگل پن کے پس پردہ میرے خلاف کوئی سازش بھی کر سکتا تھا۔ میں تھوڑی دیر تک اس کے متعلق سوچتا رہا، پھر آنکھیں بند کر کے اس کا تصور کیا۔ وہ جہاں بھی تھا تنہا تھا، کیونکہ خیال ہی خیال میں اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا۔ کیا مصیبت ہے، میں کب تک ان زنجیروں سے بندھا رہوں گا؟ میں نے تو معمولی سا پاگل پن کا مظاہرہ کیا تھا۔ ایک بے ضرر پاگل کو زنجیروں میں جکڑا نہیں جاتا، مگر میرا بڑا بیٹا محمدو مجھے خطرناک پاگل سمجھ رہا ہے اور دوسروں کو بھی سمجھا چکا ہے۔ میں اس کی چال کو اچھی طرح سمجھ رہا ہوں۔ وہ مجھے پاگل خانے بھیج کر تمام زمین اور جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ پاگل دا پتر اپنے باپ کو واقعی پاگل سمجھ رہا ہے۔ ویسے وقتی طور پر پاگل بن کر میں دوستوں اور دشمنوں کے اصلی چہرے دیکھ رہا ہوں۔ میری گھر والی نے میرے پاگل ہو جانے پر ذرا بھی افسوس نہیں کیا۔ وہ تو پہلے ہی مجھ سے خار کھائے بیٹھی تھی، کیونکہ میں جمیلہ کو اس کی سوکن بنا کر لانے والا تھا۔ اب وہ خوش ہے اور میرے سامنے کئی بار ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ چکی ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے پاگل ہو جاؤں۔ عورت کے لیے ایک پاگل خاوند اس ہوشمند خاوند سے 1000 درجے بہتر ہے جو سوکن لاتا ہے۔ میری بربادی اس کی خانہ آبادی ہے، اس لیے وہ بہت ہی خوش ہے اور بڑے سکون سے سو رہی ہے۔ دوسرے کمرے سے اس کے خراٹوں کی آوازیں آ رہی ہیں اور میں الو کا پٹھا بن کر جاگ رہا ہوں۔ مجھے زور کی بھوک لگی ہے۔ کسی نے اب تک مجھے ایک لقمے کے لیے بھی نہیں پوچھا۔ یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ پاگلوں کو بھوک نہیں لگتی؟ ارے کوئی ہے؟ ارے بغیرتو کمینوں، میں ساری عمر اپنی کمائی کھلاتا رہا، آج تم میں سے کوئی مجھے روٹی کا ایک ٹکڑا کھلانے والا نہیں ہے۔ آئی یہ کیسی دنیا ہے؟ میں فرحاد جیسے لوگوں سے سب کچھ چھینتا رہا، اب میری اولاد وہ مال غنیمت جو مجھ سے چھین لینا چاہتی ہے، مجھے پاگل سمجھ کر روٹی کا ایک لقمہ تک چھین چکی ہے۔ جب سے یہ دنیا آباد ہوئی ہے، چھیننے اور جھپٹنے کا عمل جاری ہے۔ اگر میں ساری عمر دولت سمیٹنے کی بجائے اپنی عاقبت سنوارتا تو آج مجھے پاگل بننے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ ایسے وقت یہ بات کتنی سچی اور کھری ثابت ہوتی ہے کہ اس دنیا کے لوگ ہم سے اس دنیا کی تمام چیزیں چھین سکتے ہیں، لیکن نیکی سے حاصل کی ہوئی عاقبت کوئی نہیں چھین سکتا۔ خدایا، وقتی طور پر پاگل بن کر میں نے تیری دنیا کا اصل چہرہ دیکھ لیا ہے۔ میں صدقے دل سے توبہ کرتا ہوں، میرے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ میں نے اب تک جن لوگوں پر ظلم کیا ہے، اب اس کی تلافی کروں گا۔ جن کا نقصان کیا ہے ان کا نقصان پورا کروں گا۔ میرا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ میں شادوں کو بیٹی بنا کر دلالی کرتا رہا اور ایک باپ کے رشتے کی عظمت کو مجروح کرتا رہا۔ اب میں واقعی ایک باپ کا فرض ادا کروں گا اور اسے کسی اچھے گھرانے میں عزت و آبرو سے بیاہ کر رخصت کروں گا۔ کل صبح جمیلہ کے پاس بھی جاؤں گا، اس سے معافی مانگوں گا اور ایک باپ بن کر اس کے سر پر ہاتھ رکھوں گا۔ کاش کہ میری طرح دنیا کے تمام لوگ پاگل بن جائیں اور میری طرح نیکی اور سچائی کے راستے کو پا لیں۔ یہ درست ہے کہ انسان بہت زیادہ عقل مندی کے ضمن میں خدا سے دور ہو جاتا ہے۔ خدا تک پہنچنے کے لیے فرزانگی کی نہیں، دیوانگی اور جذبیت کی ضرورت ہے۔ وہ سوچتے سوچتے ایک ساتھ کے لیے رک گیا، پھر وہ کچھ دیکھنے لگا۔ اس کے متعلق اس کا دماغ سوچنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا، دروازہ کھل رہا ہے اور اس کا بڑا بیٹا محمدو دہلیز پر کھڑا اپنے باپ کو گور گور کر دیکھ رہا ہے اور اب وہ دہلیز پار کر کے دروازے کو اندر سے بند کر رہا ہے۔ اس وقت پٹواری نے کہا، دروازہ بند نہ کرو، میں پاگل نہیں ہوں، یہ میری زنجیریں کھول دو، دروازہ کھول دو، تم نے کیا سمجھ کر مجھے قید کر رکھا ہے؟ پاگل۔ محمدو کی سوچ بھی میرے دماغ تک پہنچ گئی۔ پہلے پہل جب میں نے خیال خوانی کی ابتدا کی تھی، اس وقت میں صرف ایک ہی شخص کی سوچ کو پڑھ سکتا تھا۔ اگر دو شخص باتیں کر رہے ہوں تو ایک وقت میں ایک ہی شخص کی سوچ کی لہریں میرے دماغ تک پہنچتی تھی، لیکن اب یہ علم رفتہ رفتہ وسعت اختیار کر رہا تھا۔ میری دستانِ حیات کے اس دلچسپ پہلو کو سمجھنے کے لیے کسی حد تک
टेलीपैथी को समझना जरूरी है और टेलीपैथी को समझने के लिए इंसानी दिमाग की कारफरमाइयों को समझना लाजमी है। हमारा दिमाग सिर्फ हमारी अपनी बातें नहीं सोचता, हम जिसे छूते हैं इसे छूने के रद्दे अमल को भी सोचता है। हम जिस चीज को चखते हैं इस चखने की लज्जत का तजिया भी करता है कि वो कौन सी चीज है और इसका मजा कैसा है। हम जिसे सुनते हैं इससे भी हमारा दिमाग बताता है कि वो खुशबू किस नौयत की है। इसी तरह अपने सामने वाले की बातें जब हम कानों से सुनते हैं तो वो पहले दिमाग तक पहुंचती हैं। अगर ना पहुंचे तो हम आवाज को, लफ्जों की तरकीब को, कहने वाले की जुबान को और इसके कहने के मफहूम को ना समझ सकें। तो ये जो हमारा दिमाग है ये एक शिफाफ आईना है। जो भी सामने आता है वो वक्ती तौर पर दिमाग के आईने में मुनकस हो जाता है। सोच के समुंदर का नाम दिमाग है और दिमाग एक टेप रिकॉर्डर भी है। इस रिकॉर्डर के सामने जो बोलता है इसकी आवाज टेप पर रिकॉर्ड हो जाती है। इसी तरह महमदू जो कुछ कह रहा था इसे पटवारी के दिमाग का टेप रिकॉर्डर कबूल कर रहा था और इसके दिमागी रिकॉर्ड को मैं सुन रहा था। पागल, महमदू की आवाज पटवारी के दिमाग से नशर हुई। अब्बा तू पागल है और पागल को इस दुनिया में जिंदा रहने का हक नहीं है। ओए पागल दे पुत्र, बकवास न कर, मैं पागल नहीं हूँ। तुझे कितनी बार समझाया है कि मैंने फरहाद को धोखा देने के लिए पागलपन का ढोंग रचाया था। ठीक है अब्बा, दुनिया तो यही समझती है कि तू सचमुच पागल है। इनकी समझ के मुताबिक तुझे पागल रहकर फौरन खुदकुशी कर लेनी चाहिए। सब लोग अफसोस करेंगे और यही समझेंगे कि तूने दीवानगी के आलम में खुद को हलाक कर डाला है। एक पागल अपने पागलपन से किसी वक्त भी मौत के मुंह में पहुंच सकता है। ये तुझे अमली तौर से साबित करना चाहिए। मैं खुदकुशी नहीं करूंगा। तेरा दिमाग चल गया है, मेरा दिमाग अभी दुरुस्त है। तेरे कहने से मैं खुदकुशी नहीं करूंगा। अभी मुझे जिंदा रहना है, अभी मुझे अपनी गलतियों की तलाफी। हाँ, ये तू क्या कर रहा है? ये जंजीर का हलक क्यों बना रहा है? ना नहीं, मुझसे दूर हो जा। देख मेरे करीब ना आ। नहीं, ये हल्का मेरी गर्दन में नहीं डालना। मैं समझ गया हूँ, तेरे खतरनाक इरादे को समझ गया हूँ। बेईमान बदजात अपने बाप को मार डालना चाहता है। मर्द का बच्चा है तो मेरे हाथ खोल दे, मैं तुझसे निमट लूंगा। पटवारी की आवाज घुट कर रह गई। मैंने चश्मे तस्वर में देखा इसकी गर्दन जंजीर के हल्के में फंसी हुई थी और ममदू जो कुछ कह रहा था वो पटवारी के डूबते हुए जहन से नशर हो रहा था। अब्बा तेरे दिन पूरे हो गए, तूने पागलपन का नाटक शुरू किया था। मैं इस नाटक को इसके सही अंजाम तक पहुंचा रहा हूँ। तेरे मरने के बाद मैं तेरे दोनों हाथों को खोलकर जंजीर के हल्के पर रख दूंगा। देखने वाले यही समझेंगे कि तूने वहशत और जुनून की हालत में इस हल्के को अपनी गर्दन में फंसा लिया था और आखिरकार अपनी जिंदगी तमाम कर डाली। पटवारी की दिमागी कुव्वत कमजोर पड़ती जा रही थी। इसके दिमाग में दो सोचें गिड़मिड़ हो गई थी। एक तो खुद ही सोच में बेटे को गालियां दे रहा था, दूसरी आवाज उसके बेटे की थी जो इसके मऊफ होने वाले दिमाग में दम तोड़ती जा रही थी। फिर यकलफ पटवारी के दिमाग का टेप रिकॉर्डर ऑफ हो गया, आवाज बंद हो गई, सन्नाटा छा गया था। शायद ममदू कुछ कहता होगा लेकिन मेरा राब्ता पटवारी के दिमाग से न था। चुनका वो दिमाग हमेशा के लिए चुप हो गया था, इसलिए अब वो दुनिया की कोई आवाज नशर नहीं कर सकता था। अब वो ऐसा नकारा टेप रिकॉर्डर था जिसकी मुरम्मत इस दुनिया के किसी कारखाने में नहीं हो सकती थी। मैंने आंखें खोल दी। मैं जिस दुश्मन से इंतकाम लेना चाहता था वो अपने बेटे के हाथों इस दुनिया से रुखसत हो गया था। मैंने चंद लम्हों के लिए इससे हमदर्दी के तौर पर अपना सर को झुका लिया। दुश्मन से इसलिए हमदर्दी हुई कि वो अपने गुनाहों और गलतियों पर सदके दिल से पछता रहा था। ये कितने अफसोस की बात है, इंसान अच्छी खासी जिंदगी गुजारने के बाद मौत के करीब पहुंचकर पछताता और तौबा करता है। ऐसे इंसानों से सिर्फ हमदर्दी की जा सकती है। मैं पलंग से उतरकर दरवाजे के पास आया, उसे अच्छी तरह हिला जुला कर देखा। वो अंदर से बंद था। हवेली के अंदर जाने वाला अंदरूनी दरवाजा खुला हुआ था। मैं उसे बंद करने के लिए आगे बढ़ा
तो दूर आंगन में शादो नजर आई। वो बूढ़ी माई को सहारा देकर एक कमरे की तरफ ले जा रही थी और बार बार इस दरवाजे की तरफ देख रही थी जहां मैं खड़ा हुआ था। इसे देखते ही दिल में गुदगुदी होने लगी। रात थी, तन्हाई थी और आंगन में शबाब की चांदनी चुपकी हुई थी। वो गुल बदन आतिश गुल की तरह ख्याली आंच मुझ तक पहुंचा रही थी। जरीना के सिवा मैंने अब तक किसी लड़की को हाथ नहीं लगाया था और जब से जरीना जहीर से मंसूब हुई थी मैंने उसे भी अपनी तन्हाई में आने से मना कर दिया था। दूसरी लड़कियों के सिलसिले में मेरा असूल ये था कि मैं किसी से इश्क ना करूं और ना अपने जज्बात की तस्कीन के लिए किसी को झूठी मोहब्बत का फरेब दूं और ना ही अपने इल्म को इस मकसद के लिए इस्तेमाल करूं। हाँ, अगर कोई खुद ही खुले हुए दावतनामे की तरह आ जाए तो इसे कबूल करने से इनकार ना करूं। और शादो खुद ही मेरी तरफ माइल थी। इस वक्त वो आंगन से जा चुकी थी, लेकिन मैं जानता था कि वो बूढ़ी माई को कमरे में छोड़कर जरूर वापस आएगी। चढ़ती नदी और चढ़ती जवानी का बहाव हमेशा समुंदर की तरफ होता है और मैं शादो के लिए एक समुंदर था। मैं शादो के मुतल्लिक रंगीन और संगीन बातें सोच रहा था। इसी वक्त मुझे याद आया कि शादो एक मजलूम लड़की है। पटवारी इसकी मर्जी के खिलाफ इसकी जवानी का सौदा करता रहा है। ये ठीक है कि वो मेरे पास अपनी मर्जी से आएगी, लेकिन इस रजामंदी के पीछे ये ख्वाहिश होगी कि मैं उसे हमेशा के लिए अपना लूं और अब मैं ऐसा नहीं कर सकता था। लिहाजा मैं उसे खुशफहमी में मुब्तला नहीं कर सकता था। ये कितनी मायूब सी बात थी कि दूसरों की तरह मैं भी एक गाहक बनकर इसके साथ रात गुजारना चाहता था। मैं फौरन ही दरवाजे से पलटकर पलंग के पास आ गया। हिप्नोटाइज्म और टेलीपैथी के मशकों के दौरान मैंने जैसी रियाजत की थी, जिस तरह बरसों अपने नफ्स को मारता रहा था और जिस तरह अपने किसी फैसले और ख्याल को किसी एक नुक्ते पर मरकूज कर देने का कमाल खुद में पैदा कर लिया था, ये तमाम खूबियां ऐसे आजमाइशी वक्त में काम आती थी। शादो क्या चीज है। इस दुनिया की हसीन तरीन लड़की भी मेरे फैसले को नहीं बदल सकती थी। मैं बिस्तर पर आकर बैठ गया। मेरी नजरें दरवाजे पर ठहर गई। थोड़ी देर बाद रात के सुनाटे में चूड़ियों का तरन्नुम सुनाई देने लगा। वो आ रही थी। मुझे इसका इंतजार नहीं था, मगर मैं इंतजार कर रहा था। जब इंसान के अंदर जरा बहकने, जरा संभलने की कश्मकश पैदा हो जाए तो वो आने वाली का इंतजार ना करते हुए भी इंतजार करता है। वैसे इस वक्त मेरा फैसला ये था कि मैं इसे अपनी निगाहों के जेरे असर लाऊंगा, उसे अपना ताबे फरमान बनाऊंगा और उसे इस कमरे से वापस जाने का हुक्म दूंगा। इसी तरह वो बला चूं चरा वापस चली जाएगी। वो दरवाजे पर आ गई। इसकी निगाहें झुकी हुई थी। मैं चाहता था कि वो कमरे में आते ही मेरी जानब देखे ताकि मैं फौरन ही उसे अपनी निगाहों के जेरे असर ले आऊं, लेकिन वो मेरी तरफ नहीं देख रही थी। उसने पलटकर दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। मैंने कहा, दरवाजा बंद ना करो, मेरी तरफ देखो। मेरी आवाज और मेरे लहजे का अंदाज ऐसा तहकमाना था कि वो सहम कर अपने आप में सिमट गई। फिर इसने दरवाजे की तरफ घूमकर मेरी जानब रुख करते वक्त अपने चेहरे को दोनों हाथों से छुपा लिया। इसके बाद नफी में सर हिलाती हुई बोली, मैं आपकी तरफ नहीं देख सकती। पहली बार जब मैं यहाँ आई हुई थी और आपकी आंखों में देखा था तो मैं बयान नहीं कर सकती कि मुझ पर क्या गुजरी थी। पता नहीं आपकी आंखों में क्या है। मुझे डर लगता है। एक अनजाने से खौफ के बावजूद मेरा दिल, मेरा दिमाग और मेरा सारा वजूद आपकी तरफ खिंचा जाता है। जी चाहता है कि आपकी आगोश में आकर मर जाऊं। इसकी बातों में कितनी शदीद मोहब्बत थी। खुद को मेरे हवाले कर देने की कैसी दीवानगी थी। मैंने जरा नरम लहजे में कहा, तुम एक मजलूम लड़की हो। मैं तुम्हें खिलौना समझकर नहीं खेल सकता और ना तुम्हें हमेशा के लिए अपना सकता हूँ। इसलिए हुक्म देता हूँ कि यहाँ से चली जाओ। इसने फिर से इनकार में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं जा सकती। आपकी आवाज अभी आपकी आंखों की तरह मेरे दिमाग में चुभती है। आप कितने अजीब हैं, आम इंसानों से बिल्कुल अलग हैं। मैं अपने कमरे में बहुत देर तक सोचती रही कि आपकी आंखों में और आपकी बातों में जादू है। आप कोई इल्म जानते हैं। आप में कोई ऐसी पुरस्कार कुव्वत है जिसके जेरे असर
मैं आपका हुक्म मानकर इस वक्त यहाँ से चली गई थी। अगर ऐसी कोई बात है तो मैं आपको खुदा का वास्ता देती हूँ कि मुझ पर किसी तरह का अमल ना करें। मैं अपनी पुरस्रार कुव्वतों को एक कमजोर औरत पर आजमाना मर्दानगी नहीं है। मेरे जहन को एक झटका सा लगा। बात मर्दानगी की आ गई थी। मुझे सोचना पड़ा, बल्कि तस्लीम करना पड़ा कि मेरे सामने एक औरत है जो अज़ल से कमजोर समझी जाती है और मर्द शेज़ोर समझा जाता है और औरत से ज्यादा ज़हीन भी समझा जाता है। फिर मैं अपनी जहानत को काम में लाने की बजाय अपने फाजल अलूम का सहारा क्यों ले रहा हूँ? क्या मुझे इस बात का खदशा है कि वो अपने हुस्न शबाब की जलवा समानियों से मुझ पर छा जाएगी? नहीं, मैं कच्चे इरादों का मालिक नहीं हूँ। अगर अपनी पुरस्रार कुव्वतों को एक औरत पर आजमाना मर्दानगी नहीं है तो मैं नहीं आजमाऊंगा। एक आम मर्द की तरह इसका मुहासबा करूंगा और इसकी कुर्बत से इनकार करूंगा। ये सोचकर मैंने फैसला किया कि जब तक वो सामने है मैं उसके ख्यालात नहीं पढ़ूंगा और न ही इसे हिप्नोटाइज करूंगा। मैं ये भी नहीं इतराफ करना चाहता था कि मुझ में पुरस्रार कुव्वतें हैं। मैंने अपनी निगाहों के निश्तर को छुपा लिया और लहजे में नरमी पैदा करते हुए कहा, तुम गलत समझ रही हो। मैं किसी किस्म का जादू या अमल नहीं जानता हूँ। मेरी आंखें पैदाइशी तौर पर ऐसी हैं, बहरहाल मैं तुम्हें ऐसी नजरों से नहीं देखूंगा कि तुम सहम जाओ। अब मेरी तरफ देखो और गौर से मेरी बातें सुनो। इसने अपने चेहरे से दोनों हाथों को हटा लिया, फिर झिझकते हुए मेरी तरफ नजरें उठाकर देखा। हाय, कैसी दिल में खुब जाने वाली नजरें थी। हम मर्द ये भूल जाते हैं कि हमें अपना टाइजम सीखना पड़ता है और ये गजाली आंखों वालियां कुदरती तौर पर सीखी सिखाई आती हैं। वाकई मुझे इस बात खदशा था कि वो अपनी हिरनी जैसी आंखों से मुझे अपना मामूल बनाएगी। इस बार मैंने उससे नजरें चुराई। मेरी निगाहें उसकी खुमार आलूद आंखों से उतरकर इसके लबों पर ठहर गई। मैं फिर गड़बड़ा गया और जरा आगे बढ़ी तो मैं उसे नसीहतें करना भूल गया। इसकी चाल में ऐसा बांगपन था कि निगाहें इसके सरापे पर जम गई। आदम की जन्नत से औलाद आदम की जमीन तक औरत इसी तरह मर्द के इरादों को काटती रही है। इस मैदान में वो हुस्न शबाब, रंगो बू और निगाहों और अदाओं के कितने ही जानलेवा और दिल लेवा हथियारों से लेस होती हैं और मर्द बिल्कुल निहत्था होता है। ऐसे वक्त बाप दादा की नसीहतें बेकार हो जाती हैं। शर से बचने की जितनी दुआएं होती हैं वो अटक अटक कर भी जुबान तक आना भूल जाती हैं। सांप को पिटारे में बंद करने का मंत्र हमने हजारों साल पहले सीख लिया। औरत को इसकी हद में रखने का मंत्र शायद 1000 साल बाद भी हम ना सीख सकें। तब मैंने सोचा, मैं एक नेमत गैर मुतकब्बा से इनकार क्यों कर रहा हूँ? ये तो कुफरान नेमत है। जो खुद ही चल कर आए इसे खुशामदीद ना कहना बद इखलाकी भी है और बहुत बड़ी हिमाकत भी। हमारी तहजीब में इस बात की खासी गुंजाइश है कि वक्त और माहौल के मुताबिक हराम को हलाल और नाजायज को जायज करार देने की बहुत सी तवीलात हमें मिल जाती हैं। अब वो जायज और हलाल नजर आ रही थी क्योंकि वो अपना भला बुरा सोच कर आई थी। बेचारी के दिल में सैकड़ों अरमान थे और हमें तो बचपन से समझाया गया है कि किसी का दिल तोड़ना गुनाह अजीम है। वो मेरे बिल्कुल करीब आ गई, इतने करीब कि अब वो थी और इस कनात में कोई ना था। वो नहीं जानती थी, अगर जानती भी थी तो इस बात की अहमियत से वाकिफ नहीं थी कि मेरी आंखों के पीछे कैसे अंगारे छुपे हुए हैं। अगर मैं अपनी निगाहों के लहकते हुए शोलों को काम में लाता तो एक पल के लिए भी मेरे सामने नहीं ठहर सकती थी। लेकिन मैं फैसला कर चुका था कि मर्द की कुव्वत से काम लेकर एक हवा की बेटी से दामन बचाऊंगा। मैं कोशिश कर रहा था और कोशिश वो भी कर रही थी। मैं पलंग के सिरे पर बैठा हुआ था और वो फर्श पर घुटने टेक कर मेरे घुटनों की तरफ झुक गई। इन हसीनों के अंदाज भी निराले होते हैं, पहले झुककर मिलती है और फिर झुका लेती है। ऐसी सूरत में अपनी कुव्वत इरादी से काम लेने का मतलब ये था कि मैं पत्थर बन जाऊं। मैं अपनी निगाहों को किसी एक नुक्ते पर जमा देता और अपनी बहती हुई सोच को और उसे हटाकर सिर्फ अपनी जात तक महदूद कर देता। तो इसके लिए मुझे अपने इल्म को काम में लाना पड़ता। फिर वही इल्जाम आता कि मैं अपनी पुरस्रार कुव्वतों को इस्तेमाल कर रहा हूँ। फिर क्या जरूरी है कि एक औरत के सामने मर्द आहन बनकर रहा जाए? इसके लिए मर्द ही बनना काफी था।
बहकने की जगह बहकना चाहिए और संभलने की जगह संभलना चाहिए। मैं इतनी देर से खामखा परहेजगार बनने की कोशिश कर रहा था। रात की खामोशी और लालटेन की मदम मदम रोशनी में एक हसीना की कुर्बत जादू जगा रही हो तो ये कहना पड़ता है कि ऐसे वक्त पर हर साहब दिल बहकने को संभलने पर तरजीह देता है। वो सर उठाकर पलंग के सिरे पर बैठ गई, तकल्फात का पहला पर्दा उठा दिया। पर्दे के एक एक करके उसी तरह सिरकते रहे और अपने बदन की जादू नगरी में भटकने पर मजबूर कर देते हैं। वो अपनी सुंदर नगरी के हर मोड़ पर जादू जगाती गई और मैं सहर ज़दा होकर खुद से बेगाना होता गया और इस नगरी के चप्पे चप्पे से आशना होता चला गया। दूसरे दिन मुझे वापस जाना था, लेकिन शादों ने वापसी का रास्ता बुला दिया। मैं दूसरे दिन और दूसरी रात भी इसी की भूल भुलैयों में भटकता रहा। इस रोज दूर दूर के जिम्मेदारों तक पटवारी की मौत की खबर पहुंच गई थी। इसके जनाजे को कंधा देने बड़े बड़े लोग आए थे। मैं भी थोड़ी देर के लिए वहां गया था। वहां पुलिस वाले तहकीकात में मसरूफ थे कि उसे किसी ने हलाक किया है या इसने जुनून की हालत में खुदकुशी की है। मुझे इससे दिलचस्पी नहीं थी कि वो किस नतीजे पर पहुंचेंगे। मैंने इसकी मौत पर अफसोस का इजहार किया और वहां से वापस चला आया। तीसरे दिन मैं हवेली से रवाना हुआ तो शादो रो रही थी। मैं उसे पहले ही समझा चुका था कि मेरे पाँव में चक्कर हैं। मैं कहीं ज्यादा देर नहीं ठहरता, वक्त की तरह बहता चला जाता हूँ। लिहाजा मैं सरसीना की जिंदगी से भी रंगीन लम्हात की तरह गुजर गया। लाहौर पहुंचते ही फूफी ने पिछले 2 दिनों की रिपोर्ट सुनाई कि किस तरह चची जान ने जहर पीर कर खुदकुशी की है और किस तरह पुलिस वाले इनकी लाश उठाकर ले गए थे। शाम को लाश वापस की गई और रात तक तहजीज और तकफीन की रस्में अदा हो गई। और उन्होंने ये भी बताया कि पिंडी से गजाला, शहीना और इनके मामू वगैरह आए हुए थे और मुझे गजाला और इसके मामू का ही इंतजार था। इन दोनों में से जो भी चोर था वो मेरे 1,25,000 रुपए हजम नहीं कर सकता था। अब मैं इसे बात हजमी में मुब्तला करना चाहता था। जब मैं चचा जान के यहाँ ताजियत के लिए पहुंचा तो ड्राइंग रूम में सबसे पहले शहीना ने मुझे देखा और दौड़ती हुई आकर मेरे सीने से लग गई। वो अपनी माँ की मौत के गम से निडाल हो चुकी थी और थके थके से अंदाज से रो रही थी। चची जान जैसी भी थी, शहीना इनके किरदार के तारीख पहलुओं से वाकिफ नहीं थी, इसलिए एक माँ की जुदाई पर आंसू बहा रही थी। मैं इसके सर पर हाथ फेर कर तसलियां देते हुए सोफे की तरफ देख रहा था, जहां गजाला और इसके मामू एक सेहतमंद नौजवान के साथ बैठे हुए थे। वो तीनों मेरी जानब देख रहे थे। एक तवील मुद्दत के बाद मेरा और गजाला का सामना हुआ था। वो मेरी शख्सियत को बड़ी हैरत से, बड़ी दिलचस्पी से, बल्कि तारीफी नजरों से देख रही थी। बहुत अरसा पहले जब मैं एक दुबला पतला सा नौजवान था और मामूली लिबास में एक मुलाजिम की तरह इस घर में रहता था, इस वक्त भी वो मुझसे बेहद मुतासर थी और मुझे अपनी रेशमी बाहों का असीर बना लेना चाहती थी। अब भी इसके देखने का अंदाज ऐसा था जैसे वो मुझे खोकर पछता रही है। फिर वो ज्यादा देर तक अपनी जगह बैठी ना रह सकी, फिर मेरी जानब बेख्तियार खिंची चली आई। करीब आकर इसने बड़ी बेतकल्फी से मुस्कुरा कर कहा, हेलो फरहाद, ये तुम हो? भाई गॉड, पहचाने नहीं जाते हो। इतने अरसे के बाद तुम्हें देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है, मैं बयान नहीं कर सकती। ये कहकर इसने मुसाफा करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। शहीना मुझसे अलग हो गई ताकि मैं इससे मुसाफा करूं। मैंने इसके गोरे गोरे गुलाबी हाथ को देखा। वो मुसाफे के बहाने मुझे छूने के लिए बेताब थी। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, तुम्हें याद होगा गजाला, मैंने पहले भी तुम्हें कभी हाथ नहीं लगाया, लेकिन एक रात तुमने मुझे बदनाम करके इस घर से निकलने पर मजबूर कर दिया था। अब मैं किस तरह दोस्ती का हाथ बढ़ा सकता हूँ? मैं समझता था कि वो नादिम हो जाएगी, लेकिन उसने तो शर्माना या नादिम होना सीखा ही नहीं था। वो बदस्तूर मुस्कुराती हुई बोली, गड़े मुर्दे ना खाड़ो फरहाद, पुरानी बातों को भूल जाओ। आओ हम असरे नो एक पायदार दोस्ती की इब्तिदा करें। मैं वादा करती हूँ कि आइंदा तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी। शहीना ने मेरा बाजू थाम कर इल्तिजा की, हाँ भाईजान, सुलह कर लीजिए, बाजी बहुत अच्छी हैं, आप पिछली बातों को भूल जाएं। क्या आप मेरी बातें नहीं मानेंगे? मैं अपनी गुड़िया सी बहन की बातें कैसे ना मानता हूँ। मैंने मुस्कुरा कर उसे देखा और मुसाफा करने के लिए गजाला का हाथ थाम लिया। गजाला,
اب मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। वो मुसाफा जरा तवील हो गया। मैं इसके हाथ की नरमी और गर्मी को महसूस कर रहा था। वो एक हिली हुई तजर्बाकार औरत की तरह मेरे हाथ की सख्ती से मेरी तमाम सफात का दूर दूर तक अंदाजा कर रही थी। इसकी सोच बता रही थी कि वो मेरे लिए बिखरती जा रही है। फिर इसके मामू आ गए। इनके साथ वो नौजवान भी मेरे करीब आया। गजाला ने इसका तारुफ कराया। ये मेरे फ्रेंड हैं, मिस्टर कासम करमानी। पिंडी में इनका कारोबार है। और कासम, ये मेरे कजन फरहाद अली हैं। एक तवील अरसे के बाद हमारी मुलाकात हुई है। और वैसे डैडी ने बताया है कि ये आजकल दौलत से खेल रहे हैं। भाई, मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है। मैंने कासम से मुसाफा किया और वो मेरी तरह कदावर और सेहतमंद था। हमने इस अंदाज में मुसाफा किया जैसे दो रकीब गजाला की जवानी को जीतने के लिए पंजा लड़ा रहे हों। हम तहजीब के दायरे में हाथ मिला रहे थे, लेकिन अपने अपने हाथ की गिरफ्त से अपनी अपनी कुव्वत का मुजाहरा कर रहे थे और साथ रस्मी तौर पर यह कह रहे थे कि हमें एक दूसरे से मिलकर बड़ी खुशी हो रही है। हम सब खुश थे। गजाला भी खुशी का इजहार कर रही थी। वहां इस अलमिया का पता ही नहीं चलता था कि 2 दिन पहले इस घर की एक अहम हस्ती मौत को गले लगा चुकी है। वहां सिर्फ एक शहीना उदास थी। मैंने पूछा, चाचा जान कहाँ हैं? अपने कमरे में है, गजाला ने मुंह बनाकर कहा। मम्मी की मौत का मुझे भी सदमा है, लेकिन रोने पीटने से मम्मी वापस तो नहीं आ जाएंगी। डैडी को न जाने कैसा सदमा है कि वो रोने की बजाय चिड़चिड़े हो गए हैं। किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते, गुस्से में चीजें उठा उठा कर फेंकते रहते हैं। तुम इनके पास जाओगे तो बोर हो जाओगे। आओ हम कमरे में चलकर बातें करें, कोई अच्छा सा प्रोग्राम बनाएं, कुछ तो बोरियत दूर होगी। वो मॉडर्न जमाने की जिंदा दिल लड़की थी, जिंदगी की बातें करती थी, मरने वाले को याद करके अपनी जिंदगी के कीमती लम्हात जाया नहीं करना चाहती थी। चची जान ने बड़ी शानदार औलाद पैदा की थी। तुम ठीक कहती हो, मैंने कहा। हम जरूर कोई अच्छा सा प्रोग्राम बनाएंगे, लेकिन चचा जान से मुलाकात करना भी जरूरी है, वरना इन्हें शिकायत होगी। तुम कासिम साहब से बातें करो, मैं इनसे मिलकर आता हूँ। ये कहकर मैं चचा जान के कमरे की तरफ जाने लगा। शाहीना मेरे साथ थी। इसने कहा, बाजी ठीक कहती हैं, डैडी न जाने क्यों चिड़चिड़े हो गए हैं। मैं मम्मी को याद करके रोती हूँ तो वो मुझे डांट देते हैं। भाई जान, ये सब क्या हो रहा है? मम्मी ने जहर क्यों पिया? वो जिंदगी से बेजार क्यों हो गई थी? डैडी अब इनका नाम तक सुनना पसंद नहीं करते। मैं यहाँ के हालात पर जितना गौर करती हूँ, इतना ही उलझती जाती हूँ। मैंने इसके शाने को थपक कर कहा, जिन बातों से जहन उलझता हो और इनका कोई हल नजर ना आता हो तो इनके मुतल्लिक ज्यादा सोचा ना करो। जाओ तुम आराम करो, मैं चाचा जान को समझाऊंगा। वो खामोशी से सर झुकाकर चली गई। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से चाचा जान की आवाज सुनाई दी, कौन है? चले जाओ यहाँ से, मुझे परेशान न करो। कहानी का बकिया हिस्सा अगली एपिसोड में आपको पेश किया जाएगा। और जाने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें।